कहते हैं कि प्रतिभा किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जिनसे मैं बात करूंगा और इनके जीवन के संघर्ष गाथा को जानने का प्रयास करूंगा। सीधे बात करते हैं, पहले परिचय जानते हैं। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मधु यादव। अभी आपके ऊपर जो मुकुट लगा है, ये कैसा मुकुट है और क्यों लगाया गया है? जी, मैं मिसेस इंडिया विनर बनी हूँ और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि गाज़ीपुर से मैं निकली हूँ और गाज़ीपुर में मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिला है, क्योंकि गाज़ीपुर बहुत छोटा शहर है और यहाँ पे जो सोच है लोगों की महिलाओं के प्रति, वो मेरे इस ताज से, मेरी जीत से लोगों की सोच बदलेगी और महिलाएं निकल के सामने आएंगी, अपना हुनर प्रदर्शित करेंगी, अपने सपनों की उड़ान भरेंगी। ये ताज कहाँ मिला आपको, किस कार्यक्रम में आयोजित हुआ और आपको ये दिया गया? हमारा अभी प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, मिस्टर मिस और मिसेस इंडिया आइकॉन, जिसमें मैं विनर विजेता घोषित हुई और मुझे इस ताज से नवाजा गया। यानी कि हमारे साथ इस वक्त जो बात करने के लिए मौजूद है मधु यादव, इस वक्त वो मिस इंडिया बन चुकी हैं और बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैं इनसे सारे जीवन से लेकर और तमाम सफलताओं असफलताओं पे चर्चा करूंगा। मधु जी, क्या बताएंगी, एक महिला हैं, महिला होने के नाते एक गृहिणी भी हैं, इस रास्ते में कैसे आना हुआ, क्या सोचकर इस रास्ते में आई? रास्ते में से कुछ सोच के मैं नहीं आई, बस चलती गई, रास्ता बनता गया। और जब आप सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव आपकी सोच होती है, आप में वो ऑरा होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कोई भी चीज़ करने के लिए आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मेरा ताज है, ये भगवान की कृपा से मुझे तीसरा ताज मिला है और ये ताज की इम्पोर्टेंस अपनी ही है क्योंकि ये इंडिया लेवल का है। इसके पहले मैं मिस IIFT दिल्ली थी जब मैं अनमैरिड थी। इसके बाद अभी 2 साल पहले मैं मिसेस नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रनर अप थी और अब मैं इंडिया लेवल पे हूँ और इसके आगे इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करूँगी। और ये ताज मैं सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ये आप गृहिणी हैं, चाहे किसी भी फील्ड से हैं, आपका टैलेंट होता है, आपको जिस भी क्षेत्र में आपका हुनर है, आपको उस क्षेत्र में निकलना चाहिए। जैसे मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट रही हूँ, फैशन डिज़ाइनर रही हूँ, कंसल्टेंट रही हूँ, तो मेरा एक फील्ड था ग्लैमर इंडस्ट्री और धीरे धीरे मैंने उस क्षेत्र में अपना मुकाम भी हासिल किया और अपने आप को निखारा भी। तो बस ऐसे ही करती चली गई, रास्ते बनते चले गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आप वो चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बस सोच में इंसान रह जाता है, पर जब आप करते हो, सच्चे मन से करते हो, तो आपके रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा मधु जी, देखा है जीवन में सफलता और असफलता जीवन में 2 ही तरह से होता है। एक होता है कि परिवार का सपोर्ट होता है तो जीवन में इंसान सफल होता है, और एक होता है कि इंसान जीवन में जब ठोकरें खाता है तो वो खुद एक कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और सफलताओं को जब पाने लगता है तो उसका निखार और उसका जो चमक होता है वो अलग होता है। मैं चाहूँगा कि अपने निजी जीवन में क्या बताना चाहेंगी, आपको ये कब लगा कि हमको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? कौन से ऐसे जीवन के वो पहलू है जिसमें लगा हो कि हमको हमारे जीवन का ये सबसे ख़राब दिन है और उसको बदलने के लिए आपने इस रास्ते को अपना लिया? देखिए, ये तो मैं पहले से करती आ रही थी, इस क्षेत्र में मैं पहले से ही माहिर थी। जैसे मैंने डिज़ाइनिंग बताया, मैंने अपने कॉलेज मैंने इसी में किया, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, मास्टर्स किया है मैंने। और लाइफ में उथल पुथल सबके होती है, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग छुपा देते हैं। हम जैसे मैं महिला विकास मंच गाज़ीपुर की जिला अध्यक्ष भी हूँ, उसमें आना भी मेरा कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, बाय गॉड आप कह सकते हो कि मैं उसमें जुड़ी और उसमें जुड़ के जो मैंने महिलाओं की प्रताड़ना पे काम किया, तो कहीं ना कहीं हर महिला, मोस्टली 95 महिलाएं जो होती हैं वो प्रताड़ित होती हैं, और जो कहेगा कि मैं प्रताड़ित नहीं हूँ, आई थिंक वो झूठ बोलता है, क्योंकि कहीं पे भी डांटना, फटकारना, मेंटली टॉर्चर करना हर घर में और उसमें होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, तो मैंने भी, मेरे साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपनी बच्ची के लिए और उसके बाद होता है कि आप रुक जाते हो, लेकिन एक स्टैंड जब ले लिया तो खुद को प्रूफ करना है, बच्ची है, उसका भी लालन पालन करना है, तो इस चीज़ को मैंने, अपने हुनर को मैंने कंटिन्यू किया, इसको मैंने रोका नहीं। कहते हैं कि इंसान जब टूटता है ना तो वो या तो बिखर जाता है या तो निखर जाता है,
तो टूटना भी ज़रूरी होता है आपको निखारने के लिए। और बस मैं निखरती चली गई, काम करती चली गई। कहते हैं ना, जब दर्द हद से गुजर जाए तो वो दवा बन जाता है। तो बस वही चीज़ मेरे साथ हुई है। मैंने हर एक चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया है कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती और अप एंड डाउन्स लाइफ में होते रहते हैं। जैसे ईसीजी मशीन होती है, अगर आपको स्मूथ चलता रहता है तो इट मीन्स आप डेड। और लाइफ में जब ऐसे ऐसे होता है तो उतार चढ़ाव, और वो उतार चढ़ाव ही आपको मजबूत भी बनाता है। और जब आप इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं तो समाज का डर, लोगों की बातें, वो 4 लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग अपना स्टेप पीछे ले लेते हैं। बहुत लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, बहुत लोग अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन उस मोमेंट में जो आप डिसीज़न लेते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है। मैंने उस मोमेंट पे डिसीज़न लिया और पॉजिटिवली चलती रही, धीमी गति से चलती रही और पहचान बनाती गई। और अब जैसे लोग ने मेरी प्रतिभा को समझा और मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ। और ये मेरा मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है, बेटी, महिला जो भी रुक जाती है, चुप हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो मत रुकिए, मत चुप होइए, मत दबिए, अपनी आवाज़ को निकालिए, अपने हुनर को दिखाइए, क्योंकि सब में अपना टैलेंट होता है, अपना एक्स फैक्टर होता है। तो अच्छा, आपने एक दर्द का जिक्र किया, आपके जीवन में कब लगा, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपके पति भी हैं, आपके बच्ची भी हैं, आपके जीवन में कब ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा दर्द लगा हो या फिर झटका मिला हो, या फिर इंसान होता है कि ठोकर खा के भी बहुत कुछ अपने राह बदल लेते हैं और कुछ न कुछ तलाशने लगते हैं। कब जीवन में आपको ऐसा झटका लगा या फिर कुछ इस तरह का माहौल कब लगा कि आपने इस रास्ता को अपना लिया? बस चीज़ें होती हैं हर लाइफ में, हर मैरिड लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं। जितना आप एडजस्ट कर सकते हो आप एडजस्ट करते हो। बट मैं डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी की जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो स्टेप लेना पड़ा। और कहते हैं ना कि बेटियों का भेदभाव आज भी सोसाइटी में होता है, तो वो मेरे साथ भी हुआ। और मैंने जब उस चीज़ को देखा और जब बेटी पे चीज़ें एक माँ होने के नाते वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, उसके बाद से मैंने स्टैंड लिया। और वो मोमेंट बहुत टफ था, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि क्या हो गया। उसके बाद फिर मैं महिला विकास मंच में आई, वीना मैम से मिली और वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई, उसके पहले तो लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, क्योंकि आपको खुद का भी पता होता है कि आप, क्योंकि देखिए 2 लोगों से इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, एक खुद से और एक भगवान से। तो जब आप अपनी नज़रों में सही हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, महिला विकास मंच मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ। हमारी संरक्षक की वीना मैम, उनसे मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी नई ज़िंदगी दी है। मुझे जन्म तो मेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन वापस से जब आप टूटने लगते हो, बिखरने लगते हो, जो आपको सहारा देता है, जो आपको समझता है, आपके आंसू पोंछता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक वरदान बन के आता है। और उनके साथ काम किया मैंने, और तब मुझे लगा कि मेरे तो दर्द कुछ भी नहीं है। जब मैं सोसाइटी में निकली, लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया, तो उस टाइम फिर मुझे फ़ील हुआ कि मेरा तो दर्द कुछ भी नहीं है। और मेंटल आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जहाँ मेंटल स्ट्रांग हो जाते हो, उसके बाद लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें, सोसाइटी डजंट मैटर। आप अपने काम पे ध्यान देते हो। तो बस मैं अपने काम पे फोकस करती रही, लोगों की बातों को इग्नोर करती रही। किसी से मैंने कोई बहस नहीं की, किसी को मैंने उल्टा सीधा नहीं बोला। मेरे पीछे बातें होती रहीं कि ऐसे वैसे लोग अपने अनुमान लगाते रहे, और जो आपके पीछे अनुमान लगाते हैं तो उनको पीछे ही रहने दीजिए, क्योंकि वो आगे बोल नहीं सकते। तो बहुत चीज़ें होती हैं, महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं। तो मैंने जो फेस किया है, मैं सुनती थी पहले, जब खुद मैंने अपनी रियल लाइफ में फेस किया सर, तो मेरे को हुआ कि नहीं, हर महिला को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हों, कितना भी अर्निंग कर लें, लेकिन यहीं पे महिलाएं दब जाती हैं। तो दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपना बेस्ट कीजिए और बस रॉन्ग प्रूफ करिए, क्योंकि किसी के चले जाने से या कोई चीज़ आपके मूवमेंट आने से लाइफ रुकती नहीं है। बस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, लाइक मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे समझते हैं, बस मैंने उनके लिए जीना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ पोटेंशियल है और लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो अचीव करना शुरू कर दिया। आपके पति के साथ, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक बच्ची हमारी है, बच्ची पैदा होना, घर में लोग उसको लेकर विवाद उत्पन्न किए। फिर उसके बाद आपके जीवन में ये आया कि आपके पति अलग, आप अलग,
ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया? देखिए, कोई भी रिश्ता जब लालच में जुड़ता है तो आपके अंदर कितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं, आपको सामने वाले की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती हैं। हमारा रिश्ता भी शायद कुछ ऐसा ही था, ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी ये इसी का प्रतीक होता है। तो जितना संभाला हमने संभाला, लेकिन जब बेटी पे बात आई एज अ माँ तो हमने स्टेप लिया, और स्ट्रांगली स्टेप हर माँ को भी लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ों में दब के जीवन जीना किसी को नहीं करना चाहिए। और अपने आप को निखारिए, अपना काम पे फोकस करिए, सामने वाले को खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि उसने क्या खोया है। क्या करते हैं आपके पति? अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, तो कभी आपने इस पे चर्चा नहीं किया क्या कमियां रहेंगी जीवन में, या फिर क्यों ऐसा पड़ाव सामने आया जिससे? नहीं, हमने कहा ना कि इंसान की सोच का अंतर होता है, ठीक है। बहुत सारे हम जीवन में अभी भी देखते हैं, तो ठीक है, नहीं हर चीज़, हर खुशी हर किसी को मिल जाए ज़रूरी नहीं है, और आकाश और मगर हर किसी के जीवन में होता है। और जो चीज़ आपके पास है आप उसकी कदर करिए, उसमें मेहनत करिए, और जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस करके अपने आप को डाउन करने का और अपने आप को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको समझते हैं, ब्लेस्ड आप फील करिए कि आपके पास अच्छे लोग भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और जो नहीं हैं तो नहीं। बेटी अभिशाप का तो आपने बात बता दिया। देखा जाता है कि हम लोग के समाज में एक दहेज प्रथा भी बहुत बड़ा मामला है। तो क्या लग रहा है आपके लाइफ से जुड़ा हुआ दहेज प्रथा का भी ऐसा कुछ मामला रहा क्या कि लोग कहते हो कि आपके घर में तो ज़्यादा? वही हमने कह दिया ना, बताएं तो डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी मतलब दहेज प्रथा ही आ गई ना। तो वही चीज़ आ गई, यानी कि इस वजह से आपके और रिश्ता में खटास आया। हाँ, जब आप अपना बेस्ट टू बेस्ट करते हैं और आपके परिवार आप अपनी क्षमता से ज़्यादा करता है, उसके बाद भी जब आपको सुनने को मिलता है तो इसको आप दहेज प्रथा ना कहेंगे। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सुधार मेजर से रिटायर्ड हैं। अभी फ़िलहाल आप कहाँ रह रहे हैं? हम बटोली जमलापुर के निवासी हैं, वहीं रहते हैं। अच्छा, अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ। अच्छा मधु जी, देखा जाए कि इंसान जब जीवन में अपने लाइफ कहा जाता है कि एक महिला के लिए एक पति देवता के समान होता है। यदि उससे आदमी बिखर जाता है, उससे यदि दूर हो जाता है, तो बहुत कुछ जीवन में लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन उन परिस्थितियों को आपने दरकिनार करते हुए जो एक आपने मंजिल, एक रास्ता, अपने एक एम जो आपने बनाया, आज तीसरी सफलता आपको मिली है। आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया और कब आया कि हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अलग करके? देखिए, विचार कुछ नहीं आया। मैं आज भी ये चीज़ कहती हूँ और मंचों पे भी कहती हूँ, जैसे अध्यक्ष हूँ, मंचों पे मेरी वार्ता होती है, मैं अपने बातों को रखती हूँ। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, जिनमें पट जाए। मैं कपल्स को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे मंच में भी बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, इवन सोसाइटी में भी बहुत सारे सीनियर कपल्स हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन ठीक है ना, हर चीज़ हर किसी के लाइफ में नहीं होती है, और एक आप उस चीज़ को जितना हो सके आप निभाने की कोशिश करते हो, और निपटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निपटी है तो कोई बात नहीं। किसी को भी राइट नहीं है कि कोई आपको घुट-घुट के आप जियो, और ये चीज़ है। और अपना बेस्ट देना चाहिए। और मैं इस फील्ड में पहले से ही जुड़ी थी, जैसे मैंने कहा ये मेरा तीसरा है। तो मैं जब अनमैरिड थी तब भी मैं इस खिताब से नवाजी गई थी। उसके बाद भी मैंने वो चीज़ को कंटिन्यू किया, मैंने कोई अलग ट्रैक नहीं लिया है, मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया है। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल हो गई तो मैं अलग कुछ कर रही हूँ, नहीं, मैंने उसी चीज़ को, हुनर को आगे, क्योंकि ये मेरा एक्स फैक्टर है और ये मेरा टैलेंट है। और सारी चीज़ें तो क्लियर थी, बट हाँ, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। तो ठीक है, आप किसी को दबाव दे के रिश्ता नहीं बना सकते। तो ठीक है, जो जहाँ है खुश रहे, और अब अपना काम करते रहिए। और यही मैं महिलाओं को भी कहूँगी कि ठीक है, कोई रिश्ता जब तक निभता है निभाइए, पूरी कोशिश करिए निभाने की। लेकिन जब आपको लगे कि बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, बात आपके बच्चों पे आ रही है, बात आपके सेफ्टी पे आ रही है, बात आपके मेंटल पीस पे आ रही है, तो ऐसे रिश्तों में घुट घुट के जीने से बेटर है कि अपनी आप चीज़ों को थोड़ा साइडलाइन कर लेना चाहिए। अच्छा, यदि कहा जाए कि सफलता में किसी न किसी परिवार के लोगों का हाथ होता है, फैमिली का हाथ होता है, किसी न किसी के पति का हाथ होता है। यदि अपने इस पूरे सफलता का श्रेय देना चाहेंगी तो किसको देना चाहेंगी? मैं अपने पूरे श्रेय अपनी छोटी सी बेटी है मेरी 5 साल की, उसको देना चाहूँगी, और अपने पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है। मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची है, उसको मेरी सफलता से
बहुत खुशी मिलती है और हमेशा मुझे सपोर्ट भी करती है। मैं जैसे कभी मुझे बाहर आउटिंग पे जाना पड़ता है तो वो पूरा सपोर्ट रहता है उसका कि मम्मा जल्दी जाना, जल्दी आना, अच्छे से करना। वो छोटे से बच्चे को क्या पता है, बट उसको ये पता है कि हाँ मम्मा जा रही हैं। और मेरे फादर जिन्होंने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, मैंने कितना सहा है, कितना स्ट्रगल किया है, सारी चीज़ें हैं। मेरे फादर आर्मी से हैं तो स्ट्रिक्ट भी हैं और अंडरस्टैंडिंग भी हैं, और फ़ौजी की बेटी होने के नाते मेरे अंदर शायद वो चीज़ है कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं 100 बार माफ़ी मांगूंगी, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर आप हमें तोड़ नहीं सकते, डाउन नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। तो बहुत सारी उनको भी पता है कि मैंने कितना एडजस्ट किया है। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, जब मैं लाइफ में ये पॉइंट्स आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस टाइम, तो मेरे फादर ने कहा था कि ऐसे ही रहना है, रो रो के या फिर स्टैंड लेना है कुछ, या लाइफ में कुछ करना है, या ऐसे ही रो रो के अपना जीवन वो करना है। तो फिर उस टाइम में जो मैंने डिसीज़न लिया था अपने बच्चे के पहले बर्थडे पे, तब फिर मैंने कहा कि नहीं, जो लोग मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, जो लोग मेरी केयर करते हैं, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स और मेरे नियर एंड डियर वंस और मेरी बेटी, तो मुझे अपने लिए फ़ाइट करना है, अपने आप को और निखारना है। क्योंकि होता है ना कि एक टाइम के बाद सामने वाले को भी लगता है कि उसने क्या खोया। एक लाइन में बस इतना कहना चाहूँगी कि खुद को मुझे ऐसे मुकाम पे पहुँचाना है कि पाने वाले को कद्र हो और खोने वाले को अफसोस। बहुत सही। अच्छा, अगला आपका लक्ष्य अब क्या है? क्योंकि 3 सफलता और फिर आगे का लक्ष्य? आगे का लक्ष्य इंटरनेशनल लेवल होगा। और अभी तो जैसे इंडिया विनर बनी हो तो, और आगे का इंटरनेशनल होगा, वो भी होगा धीरे धीरे, उस पर भी काम किया जाएगा। क्योंकि उसके लिए फ़िटनेस, ग्रूमिंग और सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके लिए और तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मैं धीरे धीरे ही सफलता हो चाहे मेरे काम हो, मैं बहुत हड़बड़ नहीं करती हूँ और लोगों की बातें भी सुनती रहती हूँ साथ में। और कहते हैं कि आपकी लाइफ में शुभ चिंतकों के साथ साथ आपके आलोचक और आपके विरोधी होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप आगे बढ़ते हैं ये लोग ऑटोमेटिक बन जाते हैं, आपको बनाने नहीं पड़ते हैं। तो किसी के भी जीवन में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी लाइफ राइट ट्रैक पे जा रही है। और बस पॉजिटिव लीजिए सबको। मैंने आज तक अपने विरोधियों को कभी जवाब नहीं दिया, कभी मैंने लड़ाई नहीं की। बुरा लगा, अपसेट हुई, रोई, लेकिन वापस से अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक वापस से स्पीड पकड़ी और अपने काम से मैंने सामने वाले का मुंह बंद किया है। तो ये सफलता भी एक तरह से उन्हीं लोगों की देन है कि मैं, एक होता है ना कि आप सेफ जोन में चले जाते हो, आलस करते हो, लेकिन फिर मैं मेहनत करती रही तो सामने वाले को भी कहीं ना कहीं फील होता है कि यार हम फालतू में इसको वो कर रहे थे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप जीवन की हर सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। तो ये थी मिसेस इंडिया 2024 मधु यादव, जिनसे हमने बात किया तमाम वो सफलताएं, संघर्ष जीवन के और उतार चढ़ाव और परिवार की जो वास्तविकता थी। पहली बार ऑन कैमरा मधु यादव ने बताया कि किस तरीके से ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, बच्ची घर में पैदा हुई उसके लिए प्रताड़ित किया। आज स्थिति ये है कि अपने ससुराल और पति को अलग रहकर, माँ बाप के घर रहकर और इस तरीके के सफलता लगातार पाती जा रही हैं और आगे का भी लक्ष्य है इंटरनेशनल लेवल पे। कहीं न कहीं कहा जाता है कि सपने वो कभी सत्य नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो सत्य होते हैं जो कभी सोने नहीं देते हैं। इंसान के जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त करना है तो उसको पाने के लिए अपने दिन की नींद और रात का चैन हराम करना ही पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। और कहा जाता है कि जब आदमी सफल होता है तो उसकी दुनिया में हर कोई कद्र करता है और जब तक वो फेलुअर है तब तक उसकी निंदा भी करता है। कुछ ऐसा ही संघर्ष गाथा मिस इंडिया 2024 मधु यादव का भी है। आज पहली बार इन्होंने अपने जीवन का संघर्ष गाथा ऑन कैमरा बताया। इसके पहले इन्होंने तमाम इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन आज का इंटरव्यू खास इसलिए है कि इनके पर्सनल लाइफ से जुड़े मामले भी हैं और जिनको इन्होंने ऑन कैमरा खुद से बताया है कि किस तरीके से मैंने उस संघर्षों को झेला, उस प्रताड़ना को झेला, उस यातनाओं को झेला और आज मैं तीसरी बार सफल हुई हूँ और आगे भी लक्ष्य हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
एक बार सफलता प्राप्त करें। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।